नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सलीम। रोज बरोज की तरह आज भी कुछ खास मुद्दों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे एजेंडे में। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी से अब गडकरी, बाबुल सुप्रियो और मनोज तिवारी ने संभाला मोर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से भरा नामांकन। बाबूलाल का तेज हुआ संपर्क अभियान, तो राहुल गांधी शुक्रवार को करेंगे 2 चुनावी रैलियां। और काठमांडू में खट्टे मीठे अनुभव के साथ पूरा हुआ सार्क सम्मेलन। कोइराला की पहल पर गर्मजोशी से पीएम मोदी और नवाज ने मिलाया हाथ। ऊर्जा समझौते पर भी हुए हस्ताक्षर। डिनर में शामिल हुए बिना शरीफ पहुंच गए पाकिस्तान। चलिए, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 खास मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं। पहला मुद्दा झारखंड का होगा, जहां पे कल हमने खास तौर से चर्चा किया था कि अगर बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे है। आज हम बात करेंगे मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। दुमका से उन्होंने पर्चा भरा है और क्या कुछ उनका सियासी सफर रहा, कैसे हेमंत सोरेन बने हैं और आगे की उनकी राजनीतिक संभावनाएं हैं क्या। इन तमाम मुद्दों पे खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, उसको पहले आपको दिखाएंगे, उसके बाद जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। 18 महीने पहले झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले हेमंत सोरेन वो नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद झारखंड की जनता ने अपने सबसे युवा मुख्यमंत्री से की थी। हेमंत की उम्मीद से बड़ी वजह झारखंड मुक्ति मोर्चा की विरासत है। झारखंड के अस्तित्व में आने की बड़ी वजह हेमंत के पिता शिबू सोरेन हैं, जिन्हें आदिवासी प्यार से दिशाम गुरु कहते हैं। जिन बहानों के आधार पर अपनी सरकार बनाने के लिए हेमंत ने मुंडा सरकार को गिराया था, वही वजहें अब चुनाव के वक्त हेमंत के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। हालांकि हेमंत सरकार का लंबा अरसा पहले लोकसभा और अब विधानसभा चुनाव की वजह से आचार संहिता में ही गुजरा है। उम्मीद की जा रही थी कि हेमंत के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदिवासियों की दशा में सुधार होगा, बल्कि जेएमएम की दिशा भी बदलेगी। लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल में हेमंत पार्टी और जोड़ तोड़ में ही इतना उलझे रहे कि ना तो जनता की उम्मीदों पर ध्यान दे पाए और ना ही बदलाव पर। हाँ, पार्टी के मोर्चे पर उनकी इतनी उपलब्धि जरूर है कि जेएमएम के बिखराव पर कुछ हद तक काबू पाने में वो सफल हुए हैं। और इसके साथ ही सिर्फ आदिवासी सियासत तक खुद को सीमित रखने वाली जेएमएम ने गैर आदिवासियों के मुद्दों को भी तरजीह देनी शुरू कर दी है। स्थानीय मुद्दे पर चुप्पी साध कर उन्होंने राज्य में शांति बरकरार रखने का एक रास्ता निकाल लिया है। हेमंत को जिस वक्त राजनीति में लाया गया वो पार्टी के लिए बेहद खराब स्थिति थी। हेमंत के बड़े भाई और शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मौत के बाद उन्हें राजनीति में आना पड़ा। शिबू सोरेन बड़े बेटे की मौत और बीमारी की वजह से टूट चुके थे। उस हालत में आशंका जताई जा रही थी कि जेएमएम न सिर्फ कमजोर पड़ेगी बल्कि बिखर जाएगी। लेकिन युवा हेमंत ने घर को बांधने के साथ बाहर की लड़ाई भी बड़ी बहादुरी से लड़ी कि विरोधियों के तोते उड़ गए। राजनीति में नया होने के बावजूद हेमंत ने अचूक रणनीतिक दांव चला और सबके साथ से सरकार चलाई। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो कांग्रेस की बदनामी सिर पर लेने के बजाय राज्य की सभी 81 सीटों पर पार्टी के अपने उम्मीदवार उतार दिए। इतना ही नहीं, हेमंत ने कांग्रेस की बाबूलाल मरांडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की आस पर भी अड़ंगा लगा दिया। इसका नतीजा है कि आज की तारीख में राज्य की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने हैं। ये भी हेमंत की सोची समझी चाल है। माना जाता है कि राज्य की 14% मुस्लिम आबादी का वोट उसी पार्टी के हिस्से में जाता है जो सीधे बीजेपी से मुठभेड़ करती नजर आती है। मगर बीजेपी को तलखी दिखाने के बजाय अपने काम के सहारे वोट मांगकर हेमंत भविष्य की उस राजनीति के संकेत दे रहे हैं जिसका फायदा उठाकर जेएमएम कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन टीवी। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अनिल बरूनी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि अभी झारखंड के तमाम इलाकों का दौरा करके लौटे हैं। क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हिमांशु शेखर जी भी हम कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की, उनसे बातचीत करने की। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। पहला सवाल आलोक जी आपसे, आज हम बातचीत हेमंत सोरेन के साथ ही शुरू करते हैं। हमने उनका एक सियासी जो सफ़र रहा है उस पर एक रिपोर्ट दिखाई है। कैसे आप देख रहे हैं अब तक के राजनीतिक करियर को हेमंत सोरेन के, और भविष्य की राजनीति को कैसे आप उनकी जज करेंगे? विपुल,
हेमंत राजनीति में आएंगे इसका एहसास नहीं था लोगों को। 2 साल पहले तक तो बिल्कुल ही नहीं था। इनके बड़े भाई बड़े एग्रेसिवली थे और लग रहा था कि वारिस के तौर पर वो खड़े हुए हैं, और लेकिन अचानक एक घटना घटी और वो नहीं रहे हैं लोगों के बीच में। उसके बाद से वो ऐसा दौर था जो शिबू सोरेन जिसे नर्स कर रहे थे, गुरुजी कहे जाते हैं, दिसाम गुरु हैं आदिवासियों के, तो वो एक विरासत तैयार हो रहा था। अचानक वो विरासत चला गया और हेमंत कॉलेज से निकले थे और सामान्य तरीके से राजनीति कर बहुत लो प्रोफाइल ले रहे थे। तो ये लो प्रोफाइलिंग हेमंत का मुझे लगता है कि आज की तारीख में काम कर गया, जो आपने पैकेज में दिखाया। और जो काम किया वो ऐसा काम किया कि ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको बताऊं झारखंड में क्या स्थिति हो रही थी। शिबू सोरेन के बीमार पड़ने की वजह से बाबूलाल मरांडी एक नए शख्स के तौर पे वहां उभर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो विरासत गुरुजी के जाने के बाद रहेगा, बचेगा, तो उसके लिए वो एक अपनी बैटिंग कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, और आदिवासी प्लस गैर आदिवासी एक नया गठजोड़ तैयार कर रहे थे और वो एंटी बीजेपी जाकर के अपनी पोजिशनिंग ले रहे थे। लेकिन अचानक से सब कुछ हुआ। बीजेपी ने एक सरकार बनाई जिसमें उप मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन एक नर्स के उनको नर्सिंग उनकी शुरू हुई, पहली बार उप मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल में शामिल होने का अनुभव ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनका रहा। और उन्होंने ऐसे खुद को तैयार किया कि अचानक एक बाजी पलटने की बात आई। 28 महीने के बाद उन्होंने कहा कि 28 महीने के लिए बाकी जेएमएम को सरकार चलानी है, और वो सरकार बन जाएगी इसकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस ने उन्हें बैक किया, आरजेडी ने बैक किया, वो सरकार एक बार फिर से वहां बन गई। और वो सरकार बनी, और उस सरकार को हेमंत सोरेन पिछले 18 महीने से बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज में चला रहे हैं। वो निराला अंदाज उनके लो प्रोफाइलिंग की वजह से है, जिसमें कहीं वो एग्रेसिव नहीं दिखते। विधानसभा में उनका बहुमत नहीं है, फिर भी उनकी सरकार को गिराने की हिमाकत नहीं कर रहा है। ये एक बड़ी बात है। और मुझे लोगों को लग रहा था कि हेमंत सोरेन या तो अपने पिता के अनुरूप बड़े एग्रेसिव होंगे, तो वो एग्रेसिविटी भी उनके अंदर नहीं है, जो कि वहां के सत्ता संतुलन के लिए बेहद जरूरी बात है। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर केजरीवाल जी, आप तमाम अभी झारखंड के तमाम सुदूर इलाकों का दौरा करके लौटे हैं। ये जो रणनीति है जेएमएम की कि जेएमएम वर्सेस बीजेपी मुकाबले को कर दिया गया है, इससे आपको लगता है फायदा होगा जेएमएम को? क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात कई बार लोगों पे आ रही है, या जो लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, वो सारे वोट जो है विकल्प के तौर पर सिर्फ जेएमएम ही है, ये दिखाने में कामयाब रहे हैं हेमंत सोरेन। और आप कैसे देख रहे हैं उनकी राजनीति को? देखिए, वहाँ पे राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबसे बड़ी पार्टी रही है हर चुनाव में, वहाँ के विधानसभा चुनाव में। इस बार भाजपा ने अपने प्रचार युद्ध में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि स्थायी और मजबूत सरकार। तो अब उनके विकल्प के तौर पे अगर ये राज्य में, यहाँ तक कि वहां पे जो गैर राजनीतिक इकाइयां हैं, वो भी इसी बात को सबसे बड़ा मुद्दा बता रही हैं कि पहली बार झारखंड में एक मजबूत और पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिले। तो जब ये सवाल मैंने हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा पहला सबसे बड़ा मुद्दा है और आपकी पार्टी का इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है, तो उन्होंने तुरंत छूटते ही कहा कि आपको पता है ना कि हमारी अकेली पार्टी है जो झारखंड की सभी विधानसभा सीटों पे लड़ रही है। तो वो कॉन्फिडेंस भी, और जो बात आपने कही कि क्या वो भाजपा के टक्कर में खुद को खड़ा कर पा रहे हैं, तो देखिए शुरुआत में ये स्थिति बेहतर होती कि अगर जो महागठबंधन की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी साथ में होती, जदयू भी होती और राजद भी होता और झामुमो होता, तो ये चारों पार्टियां मिलकर लड़ती, महागठबंधन बनता, वो स्थिति तो निश्चित तौर पे भाजपा को काउंटर करने के लिए जेएमएम के लिए बेहतर होती। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पे वो खुद को अकेली, मैंने कहा ना, वो एक बड़ा अच्छा, और एक ही लाइन में उन्होंने सारी बात कह दी कि हम अकेली पार्टियां, बीजेपी के पास भी वो भले ही पूर्ण बहुमत की बात करते हो, लेकिन हिम्मत तो नहीं है कि सभी सीटों पे लड़के दिखाएं, और हम सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। तो इस लाइन में पूरा फलसफा जो है उन्होंने एक लाइन में बता दिया। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अभी जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे बातचीत, उनका भी रुख जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रणनीति, ये दिखाना क्या वाकई में जेएमएम के लिए फायदेमंद होगा, कितनी ये जो रणनीति है हेमंत सोरेन की, वो कितनी सफल साबित होगी। इस पर बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।
घटनाचक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे झारखंड की और खासतौर से हेमंत सोरेन की राजनीति की। जेएमएम के क्या होगा, जेएमएम का भविष्य की राजनीति उसकी किस तरीके से होगी, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे उपेंद्र जी, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? आज दुमका में उन्होंने अपना नामांकन भी भरा। तमाम सियासी सफर पे हमने आलोक जी से जानने की कोशिश की, केजरीवाल जी से जानने की कोशिश की। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 2 जगह से चुनाव लड़ने का निर्णय हो रहा है, क्या मन में कोई शंका है क्या हेमंत सोरेन के, या वो भी ये चाहते हैं कि 2 जगहों से अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके नाम पर जो है अभी उनका भरोसा बना हुआ है तो लोग आसानी से जुड़ पाएंगे? देखिए, 2 जगह इसलिए भी चुनाव लड़ते हैं लोग क्योंकि जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे होते हैं उसके आसपास भी असर पड़ जाता है। तो एक तो राजनीतिक फायदा होता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ गए बनारस से, चाहते तो वहां से नहीं भी लड़ते, गुजरात में जो उनकी सीटें वहीं से लड़ते, तो बनारस में लड़ने से फायदा हो गया आसपास के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को। तो उसी तरह से हेमंत सोरेन की भी एक स्ट्रेटजी होगी कि 2 जगह से चुनाव लड़ो, 2 इलाके से, जिसका असर आसपास के जो कार्यकर्ता है थोड़ा उत्साहित रहें और एक अच्छा मैसेज चला जाता है। एक आप कहिए कि वो एक एनर्जाइज हो जाता है उसके कारण, आसपास के जहां से लड़ रहे हो। तो एक ये कारण है। दूसरा कि वो भी एक हल्का सा उनको कुछ अंदाज हो सकता है, क्योंकि एक बार शिबू सोरेन गुरुजी मुख्यमंत्री रहते हुए ही एक चुनाव हार गए थे। और शायद भारत के इतिहास की पहली और एकमात्र घटना है कि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हो या कोई प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो। प्रधानमंत्री तो कोई लोकसभा का चुनाव लड़े नहीं, नौबत नहीं आई, विधानसभा का विकल्प था। तो वहाँ ये मुख्यमंत्री के रूप में एक संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए चुनाव लड़ा जाता है विधानसभा का। बिल्कुल शिबू सोरेन हार गए थे। एक वहां से लग रहा है क्या पता चुनाव का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहां पर चौतरफा मुकाबला चल रहा है। जब चौतरफा मुकाबला चलता है तो आप अपने चुनाव के प्रति आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ चौतरफा मामला है। एक तो शिबू सोरेन की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, तीसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी जेडीयू गठबंधन, और चौथा है जेबीएम टीएमसी गठबंधन। इन चारों में अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। एक सेफ्टी के लिए भी कि वो ऐसा ना हो कि विधानसभा में रिस्क नहीं लेना चाह रहे कोई, और तो यही रिस्क है। बाकी है कि आलोक जी ने सही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जनरेशनल चेंज हुआ है, जनरेशनल चेंज में खतरा होता है कहीं नीचे जनरेशन वाला है जो कुछ भी हासिल किया हुआ उसको डुबा न दे। तो ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने गुरुजी की जो भी विरासत थी उसको बचा लिया। और हमें लगता है कि ये जो डिसीजन है कि अकेले 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का, ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। इसके कारण जो 18 उनकी सीटें थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। कितनी सीटें लाते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 18 सीटें ज्यादा बढ़ेगी। और इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन है जो अपने आप को स्थापित कर लेंगे। अब ये जो चुनाव है तो मौका दे रहा है स्थापित करने का। चले बाबूलाल मरांडी एक तरफ है जो कोशिश कर रहे थे कि आदिवासियों टॉलेस्ट लीडर मैं बनूं गुरुजी के बाद, तो उसको इन्होंने सही ढंग से काउंटर कर लिया है। सरकार बने या न बने, लेकिन इन्होंने अपने आप को झारखंड की राजनीति में स्थापित कर लिया। चलिए अनिल बलूनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो पार्टी है लंबे समय से वहां पर उसका शासन रहा है। सवाल ये कि इस बार जिस तरीके का बहुकोणीय मुकाबला है, खासतौर से जो महागठबंधन बना है आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू का, और इस दौरान जेएमएम का ये दांव कि वो 81 सीटों पर अकेले लड़ रही है, और आप दावा कर रहे हैं कि बहुमत में स्थायी सरकार की बात कर रहे हैं। कितनी संभावनाएं लग रही कि जो लक्ष्य आप तय करने जा रहे हैं वो हासिल कर पाएंगे? क्योंकि मुश्किल आपके लिए कहीं भी कम दिखाई दे नहीं रही है। तमाम गुटबाजियां भी हैं झारखंड के अंदर। नहीं, देखिए अभी जब रिजल्ट आएगा तब आप देखिएगा। और मैं एक बात इससे पहले जरूर कहना चाहता हूं कि झारखंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उसका निर्माण किया था उस राज्य का, और उसके साथ तीन राज्य कुल मिला के 3 राज्य बने थे। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जरूर किया, राज भी किया, लेकिन लोग कहते हैं दिया कुछ नहीं। नहीं, मैं कुछ इसलिए कहना चाहता हूँ, जो बाकी दोनों राज्य थे, दोनों राज्यों में स्थायी सरकारें आती रही और दोनों राज्यों ने बहुत अच्छा विकास किया। झारखंड इसलिए विकास में पिछड़ गया क्योंकि कभी एक स्थायी सरकार झारखंड नहीं दे पाया।
हमने झारखंड के लोगों के पास जा रहे हैं, देखिए दावे सब लोग करते हैं, हम झारखंड के लोगों के पास जा रहे हैं, हम झारखंड के लोगों से कह रहे हैं भाई इस बार हमको स्थायी सरकार का मौका दीजिए, आप हमको स्थायी सरकार का पूर्ण बहुमत दीजिए, हम आपको संपूर्ण विकास देंगे। हमारा नारा यही है, आप हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, हम संपूर्ण विकास झारखंड करके दिखाएंगे। आप निश्चित तौर पे जो हमारे जो आकलन है, हमने जितना अनुसंधान कर लिया है उससे हमको इतना पता लगा कि हम झारखंड में जीत रहे हैं और जीत रहे हैं और झारखंड में हमारी सरकार बनने जा रही है। और इसके साथ ही 2 राज्यों के चुनाव में मैं जरूर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के लिए भी कह दूंगा कि जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। ये एक बड़ा चमत्कार। अनिल जी, आप जब कह रहे हैं तो एक विरोधाभास है आपके कहने में और धरातल पे। जरा हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। हिमांशु शेखर जी हमारे साथ अब जुड़े हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वो राजनीतिक सलाहकार भी हैं। हिमांशु जी, पहला सवाल आपसे ये जो निर्णय है 81 सीटों पर अकेले लड़ने का, आपको लगता है ये आपके लिए फायदेमंद होगा या आपको लगता है कहीं आत्मघाती कदम तो नहीं होगा? क्योंकि अगर सारी पार्टियां एक साथ होकर के बीजेपी के खिलाफ लामबंद होती तो शायद एक बेहतर विकल्प के तौर पे आप सामने आ पाते। नहीं, देखिए जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की जरूरत नहीं थी, आज हालात ये है कि जेएमएम के खिलाफ बीजेपी को अन्य सहयोगों की तलाश करनी पड़ी जेएमएम से लड़ने के लिए। जेएमएम का अकेले लड़ना ये साबित करता है कि जेएमएम की ही एकमात्र जेएमएम पार्टी है जिसकी जड़ें झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में है और अपने दूसरे चुनाव लड़ने और जीतने का मादा रखता है। जहाँ तक रही बात भाजपा के अनिल बलूनी जी को मैं अभी सुन रहा था, हालांकि वो व्यक्तिगत तौर पर हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा अगर भाजपा को उतना ही विश्वास था कि बहुमत से सरकार बनेगी, उन्होंने तमाम अनुसंधान कर लिया, अनुसंधान में परिणाम। हिमांशु जी थोड़ा मैं रोकूंगा, हिमांशु जी आलोक बोल रहा हूँ, ये बनने का उनको उतना ही विश्वास था तो उनको सहयोगी दलों को साथ रखने की क्या आवश्यकता थी? हिमांशु जी, स्थिति में जब प्रदेश भाजपा ये नहीं चाहता था कि गठबंधन किया जाए, हिमांशु जी आखिर गठबंधन जिस तरह गठबंधन किया गया कि क्षेत्रीय दल से और दूसरी तरफ भाजपा क्षेत्रीय दलों को सोच रही है, पानी की चीजें सोचती है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल से ही समझौता कर चुनाव लड़ रही है, तो ये कैसे माना जाए कि भाजपा महाराष्ट्र और हरियाणा के इतिहास को झारखंड में दोहराई? हिमांशु जी एक सवाल है जो इजाजत दे तो मैं पूछूं, ऐसी क्या वजह है? आप कह रहे हैं कि बलूनी जी आपके व्यक्तिगत दोस्त हैं, कभी आप कहते हैं कांग्रेस के लोग मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो इधर कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आती जाती रही है, तो ऐसे व्यक्तिगत दोस्ती का क्या इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आप अपने ज्ञान को थोड़ा दुरुस्त कर लें। 2009 के चुनाव के बाद भाजपा ने जेएमएम को सपोर्ट किया था, जब जेएमएम को सपोर्ट किया था उस समय भी जेएमएम यूपीए का ही हिस्सा था। उस समय भाजपा को अगर नैतिकता की बात भाजपा जो कर रही है, उस समय अगर भाजपा नैतिकता की रणनीति की दुहाई देती है तो भाजपा ने उस समय जेएमएम को ये क्यों नहीं कहा था कि आप यूपीए से अलग होंगे तब आपको सपोर्ट करेंगे? उस समय जेएमएम ने भाजपा को सपोर्ट नहीं किया था, जेएमएम को भाजपा ने सपोर्ट किया था। ये मानिए भारतीय राजनीति के यहाँ की ताकत है, अगर हमारे साथ को जुड़ना चाहता है तो हम झारखंड में सबको स्वागत करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, आप भाजपा की नीतियों को देखिए ना, उसी शिबू सोरेन को उन्होंने नैतिकता की दुहाई दी कि उन्होंने यूपीए को वोट कर दिया। अरे भाई यूपीए के साथ में यूपीए को वोट किया, अब कुर्सी पाने के लिए आपने शिबू सोरेन को सरकार गिराई और जेएमएम अगर इतना ही हुआ था। ये राजनीति की जितनी खूबसूरत परिभाषा आप लोगों ने गढ़ी है। हिमांशु जी एक और सवाल दर्शकों के लिए जानना बड़ा जरूरी है, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है हमें यहाँ पर जी। चलिए मुझसे कहा गया है कि शायद अभी हिमांशु जी से बातचीत कंटिन्यू, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ हिमांशु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्या वजह है कि मुख्यमंत्री को 2 जगह से नामांकन करने की स्थिति आ रही है? ये देखिए, ये सवाल पूछने से पहले आप लोगों को थोड़ा रिसर्च का कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी को 2 जगह से लड़ते हैं तो उसको रणनीति चली जाती है, और झारखंड नेता 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं उसको मजबूरी चली जाती है। ये तो मीडिया के अपने शब्द है, अपने नजरिए हैं। हर पार्टी और हर उम्मीदवार अपनी रणनीति के हिसाब से निर्णय लेता है और ये एक रणनीति का हिस्सा है। आज मैं देख रहा हूँ कि जब से ये जानकारी आई है कि हेमंत सोरेन 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि नहीं मजबूरी है या डर गए। अरे इस तरह के सवाल जब नरेंद्र मोदी जी और तमाम तरह के, आज ऐसा तो नहीं है कि पहली बार भी लड़ रहे हैं, मोदी की पहली बार 2 सीटों से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी तो 2 सीटों से लड़े थे। आप ठीक है मोदी से अपनी तुलना करें, हर को है मुख्यमंत्री हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन संथाल पढ़ना आपका किला माना जाता रहा है
और वहां के मतदाताओं पर किसी ढंग की आशंका, इसकी गुंजाइश बहुत कम रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास में। और उस संथाल पढ़ना के अलावा आप बाकी इलाकों में, कोल्हान के इलाके में जाके चुनाव लड़ने का फैसला कर रहे हैं, कहीं कोई आशंका पैदा होता दिख रहा है या भाजपा का कोई डर सता रहा है, या उसी मोदी जी का आपको खतरा दिख रहा है जिसकी मिसाल आप पेश कर रहे हैं? देखिए, आरोप में ऐसा है कि हर रणनीति को अगर भाप लिया जाए तो उसे रणनीति नहीं कहते। कुछ चीजें जो आप लोग भापने की कला में माहिर हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ रणनीतियां आप लोग भाप नहीं सकते हैं। इसके पीछे रणनीति क्या है, वजह क्या है, ये जब चुनाव परिणाम आएगा और जब परिदृश्य सामने होगा तो आप चीजों को समझ सकते हैं। हिमांशु जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से आप अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, अगर आप कह रहे थे उस समय भी आप यूपीए के हिस्सा थे केंद्र में, ऐसा क्या कुछ घटा कि चुनाव से ठीक पहले आपने गठबंधन तोड़ लिया? एक सवाल। दूसरा, सुनिए सवाल, अगर आपके पास नंबर्स नहीं होते हैं तो क्या दोबारा कांग्रेस के साथ आप जाएंगे? दोबारा कांग्रेस के साथ जाएंगे सर? देखिए, हम किसी के साथ नहीं जाते हैं, लोग हमारे साथ आते हैं। सरकार हिमांशु जी, इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी चुनाव के बाद आपके पास किसी को आने की, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। बहुत खुशी की बात है हिमांशु जी, आप विपक्ष का नेता भी नहीं बना पाएंगे। तो भाजपा हमारे साथ आएगी जब हमको। हिमांशु जी, आप विपक्ष का नेता तक नहीं बना पाएंगे, देख लीजिएगा। जनता त्रस्त हो चुकी है बाप बेटे के राज से, अब जनता त्रस्त हो चुकी है बाप बेटे के रास्ते को। तो आपने भी यहाँ से बेटे को मंत्री बनाया और बाप जिस चीज का आप लोगों ने तो उसका उदाहरण आप लोगों ने झारखंड में पेश किया। आप इंतजार कीजिए, आप भी जानते हैं, अपनी अंतरात्मा से पूछे कि आपकी स्थिति क्या होने जा रही है वहां पर। नहीं, अंतरात्मा मेरी भी है, आपके पास भी है बरूनी जी। हम लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने हैं, लेकिन परिणाम का ये जो बना रहे हैं, माहौल बनाकर आप इवेंट मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं, परिणाम अपने पक्ष में नहीं ला सकते। ये हरियाणा और महाराष्ट्र में ही है। एक सवाल और हिमांशु जी आपसे पूछे तो दर्शक उससे परिपक्व हो पाएंगे कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा महज 9 विधानसभा सीटों पर बढ़त ले पाई है, और उस आंकलन में आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वहां तकरीबन 56 से 57 सीटों पर जीत मिलती हुई दिख रही है। आलोक जी, आलोक जी, अगर आपकी जानकारी दुरुस्त हो तो आप जब ये कहते हैं कि मजबूत सीटों का बढ़त ले पाया, उस समय आपको ये भी कहना चाहिए कि हम सिर्फ 4 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़े। लेकिन नेतृत्व कमान तो जेएमएम के हाथ में था। आप हर सीट पे चुनाव प्रचार के लिए गए थे, लेकिन उस वक्त आप यूपीए के हिस्से के तौर पर आपके नेता लगभग 14 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे और ये कहते हुए गए थे कि आप मुझे वोट दें या कांग्रेस को वोट दें, बराबर बात है। ये देखिए, पूरे ये झारखंड में तो कई, आप ये देखिए ना कि कई राज्य ऐसे रहे हैं जहाँ की सारी सीटें भाजपा ने जीती। तो हम इसके उदाहरण में भी झारखंड में सफाया करने का दावा करते थे कि 10 सीटें मिलेगी, लेकिन अगर उस रथ को किसी ने रोका तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रोका। हिमांशु जी, अगर चुनाव के बाद आप किस दल से समर्थन लेना पसंद करेंगे अगर आपके पास नंबर नहीं हुए तो? देखिए, अगर बगैर का जवाब नहीं होता है जी, जब परिस्थितियां जो आएंगी, मैंने पहले भी कहा कि जेएमएम किसी के पास नहीं जाता है। जेएमएम इस माटी की पार्टी है और जेएमएम के साथ अगर कोई आता है तो जेएमएम किसी को राज्य हित में निर्णय लेता है और हम किसी के पास नहीं जाते हैं। आपने अगर याद कीजिए 2009 में भाजपा जेएमएम के साथ आई थी, जेएमएम नहीं गया था। तो अगर चुनाव के बाद भाजपा दोबारा आना चाहे तो क्या भाजपा का समर्थन लेंगे, या अगर आपके पास विकल्प हो तो कांग्रेस का लेंगे? मुख्यमंत्री जी ने कई बार मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि भाजपा के साथ जाने का अनुभव बेहतर नहीं रहा। वो तो कटु अनुभव वो बता रहे हैं कि कटु अनुभव में मुझे नहीं लगता है कि जाने की संभावना। कांग्रेस के साथ अच्छा अनुभव बिताया है आपने पिछले कुछ महीनों में? अब इसको तो कटु अनुभव अभी तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा है कभी भी। नहीं, अनुभव तो अच्छा रहा ना आपका? अब अच्छा रहा या बुरा रहा, ये जब जरूरत होगी तो बताएंगे। मतलब अगर विकल्प अगर आपके पास नंबर्स नहीं होंगे तो आप कांग्रेस से समर्थन लेना ज्यादा पसंद करेंगे भाजपा के मुकाबले? पसंद करेंगे मतलब आज भी हम यूपीए के साथ है, आज भी हम यूपीए के हिस्सा है, इसमें अलग नंबर कहाँ आता है?
यूपीए के हिस्सा है, मगर यूपीए उम्मीदवार के खिलाफ आप मैदान में डटे हुए हैं, ये भी एक सच है। ये तो हमने आपको कहा ना कि हम न किसी के साथ जाते हैं न किसी को छोड़ते हैं, लेकिन खिलाफ खड़े जरूर होते हैं। खड़े रहते हैं। अगर कोई हमारे साथ आना चाहे, हमारे साथ बढ़ना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं, नहीं आना चाहे तो हम अपने दम पर लड़ने की ताकत रखते हैं। और इस बार हमने यही किया, मुख्यमंत्री जी ने 2-3 दिन तक दिल्ली में जाकर कांग्रेस के लोगों से बात की, प्रयास किया कि गठबंधन हो। जब गठबंधन नहीं हुआ तो ये अकेले चुनाव मैदान में है। बिल्कुल, ये पत्रकार के नाते हम आपको शुभकामना दे सकते हैं कि जिस ढंग से आप 81 सीटों पर लड़ रहे हैं और अभिमन्यु की एक लड़ाई है, और हम उम्मीद करेंगे कि जिस ढंग से परिपक्व तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव में उतरी है, वो अपने आप एक बड़ा मिसाल है। आलोक जी, मैं थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी दूं। बिल्कुल। हेलो, हाँ जी, बताएं। मैं ये कराऊंगा आलोक जी, आपने भी हो सकता है रामायण पढ़ा होगा। रामायण में भी अश्वमेध का घोड़ा जब निकला था तो बड़े बड़े राजा हार गए थे, लेकिन लव कुश नहीं उसको रोका था। तो कुश कहाँ है आपके पास? लव तो दिख रहा है। कुश कहाँ है? लव तो दिख रहा है। नहीं, कुश कहाँ गए आपको नहीं दिख रहा है, समय तो दिख जाएगा। ये कहावत है, मुहावरा है। चलिए, आपको मैं मुख्यमंत्री के साथ आपको मैं कुश मान लेता हूँ। लव और कुश की जोड़ी यही समझी जाए। ये चलिए, आप जो मर्जी मान लें, आप लोगों को मानने की स्वतंत्रता है। चले मानेंगे अभी, आप लोगों को स्वतंत्रता है, शब्दों के चयन का, वस्तु की व्याख्या का अधिकार आप लोगों को है। आप जो मर्जी मान सकते हैं। ढेरों शुभकामनाएं हिमांशु जी, हमें रांची से जुड़ने के लिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तमाम आपने उदाहरण दिए, लव कुश का उदाहरण दिया, और एक उदाहरण आपने कहा कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह थे, लेकिन उस अभिमन्यु को अंदर तो चले गए थे, अभिमन्यु विजयी नहीं हो पाए थे। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि अर्जुन नहीं अभिमन्यु की स्थिति होगी जेएमएम की? जो स्थिति है, जिस ढंग से मोदी वेव है वहां पर, और अगर हेमंत सोरेन निकाल लेते हैं ये लड़ाई तो अद्भुत लड़ेंगे वो, ये आपको मैं कह दूं। और हार जीत तो किसी संघर्ष से पहले कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब ये चुनाव का बिगुल बजा झारखंड में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पोजीशन में पहुंचेगी और सीधे टकराहट भारतीय जनता पार्टी के साथ सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जो देखने को मिल रही है। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उपेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? अभी देखिए, जो 81 सीट पर जो चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, ये समझिए एक मास्टर स्ट्रोक है, और हमें लगता है कि हेमंत सोरेन इसके मुख्य सूत्रधार हैं। जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उसमें हम आपस में कुछ लोग बात करते थे कि अब क्या होगा, तो उस समय भी मैंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लिए सीटें नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मात्र 4 सीट पर लड़कर 2 सीटों पर जीत हासिल हो गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और 1 सीट पर बहुत कम वोट से हारे थे। हो सकता है तीसरी सीट भी हाथ लग जाती। तो 4 में आप 2 जीत रहे हैं और तीसरा जीते जीते रह जाते हैं, तो फिर कांग्रेस को आप क्यों देंगे सीटें? कांग्रेस एक पार्टी के रूप में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर बोझ था। बिल्कुल बिल्कुल। जो ये मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, अभी जिस मुख्यमंत्री हैं, तो एक लिखित और सार्वजनिक एक समझौता था कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस कितने सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी, कितने सीटों विधानसभा चुनाव लड़ेगी, और वहीं प्री कंडीशन था मुख्यमंत्री के ओथ लेने का, और वो प्री कंडीशन एक बड़े मुकाम पर, एक कायदे के मुकाम पर ला करके हेमंत सोरेन ने तोड़ा और मुख्यमंत्री बने हुए। ये भी समझना है। कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि कांग्रेस की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लोकसभा में तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल गई थी, लेकिन कायदे से विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्यादा सीटें, वो भी तब भी अव्यवहारिक कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों मान रही है, जिसका पूरे झारखंड में असर है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, बल्लू जी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। तुरंत लौट रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं झारखंड में जिस तरीके से सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। एक चरण का चुनाव हो गया है, सबकी नजरें अब बाकी के जो 4 चरण हैं उन पर
लगी हुई है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच संदीप वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, झारखंड विकास मोर्चा के प्रवक्ता। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या भूमिका आपकी रहने वाली है, क्योंकि तमाम गठबंधन बन रहे हैं, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ बीजेपी ने एक छोटा सा गठबंधन बनाया है, जेएमएम इस बात को लेकर के दावा ठोक रही है कि 81 सीटों पे वो अकेले चुनाव लड़ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे हैं इस चतुष्कोणीय मुकाबले में। नहीं, जहां तक सवाल है बाबूलाल मरांडी जी का, वो अब तक जो 14 वर्ष में जो काम हुआ है और 14 वर्षों के अंतराल में सिर्फ वही लोग कि झारखंड में विकास का काम हुआ, वो श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद से लेकर के कई सरकारें बनी, 9 मुख्यमंत्री बने, लेकिन बावजूद इसके जो है आज पूरे देश के परिदृश्य में जो है झारखंड काफी पीछे छूटा हुआ है। तो इस तरह से तमाम राजनीतिक दलों ने जो है झारखंड को ठगने का काम किया है। वैसे परिस्थितियों में जो है बाबूलाल मरांडी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कई बार जो है उनको कई तरह के प्रलोभन भी दिए गए, लेकिन उन्होंने हमेशा से जो है झारखंड को एक सुदृढ़ झारखंड बनाने की दिशा में अपना प्रयास करते रहा है और लोगों के बीच में ये मैसेज जो है बिल्कुल साफ तौर पर है। आज आप देखिए कि बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से जो है, आज उनका स्टेटमेंट भी रहता है कि पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जो बनती है वो बहुमत की ही सरकार बनती है और उसमें निर्णय लेने में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। आज जो गठबंधन इन्होंने किया है लोजपा और सुदेश महतो जी की पार्टी आजसू पार्टी के साथ, तो पहले भी जो है जो भी सरकारें बनी हैं उसमें सुदेश महतो थे और आने वाली सरकार में जो गठबंधन को कर करके बीजेपी ने जो मैसेज देने का काम किया है, तो परिस्थितियां कमोवेश वैसे ही है और लोग भी इस चीज को मान रहे हैं कि पुरानी शराब को नई बोतल में भर करके परोसने का काम जो है बीजेपी कर रही है। जी, और ये संदीप जी एक सवाल करने का मौका दे तो मैं पूछ लूं आपसे। कभी नहीं है संदीप जी, चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी की जो एक आंधी बहती हुई दिख रही थी, ये चुनाव में जैसे ही झारखंड पहुंचा है वहां बिल्कुल अलग थलग पड़े। कोई स्ट्रेटेजिकली भूल हुई, चूक हुई, आपसे ऐसा महसूस कर रही है आपकी पार्टी? नहीं, ये देखिए क्या है कि पॉलिटिक्स में लोगों का आना जाना लगा रहता है। कुछ लोग जो है पार्टी छोड़ करके गए, लेकिन कई लोग जो है पार्टी में शामिल भी हुए। और जहां तक सवाल नीति सिद्धांतों का है, तो जब आप किसी नीति और सिद्धांत पर चलते हैं तो वहां पे आपका बड़ा ही कठोर परीक्षण भी होता है। और हम लोगों की पार्टी और खास करके हमारे जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री बाबूलाल मरांडी जी, उनको पूरी तरह से ये भरोसा है कि उस परीक्षण में वो सफल उतरेंगे। अगर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है संदीप जी, तो आपकी पार्टी कहां दिखेगी? क्योंकि झारखंड में हर कोई अपनी ऐसी पोजिशनिंग करके चलते हैं। देखिए, जहां तक सवाल है अगर और मगर में राजनीति जो है वो उसका को आप बहुत परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ये तो पूरी तरह से राज्य की जनता पर निर्भर करता है कि वो क्या जनादेश देती है। जहां तक सवाल है, अब तक जो राज्य में अस्थिरता का माहौल रहा, तो उसको देख करके जो राज्य की जनता है वो भी काफी परेशान रही है। यहाँ पे आप देखिए समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं उस तक का समाधान नहीं हो पाया। आज 1 मेगावाट भी जो है बिजली का उत्पादन वो नहीं बढ़ पाई, 9 सरकारें रही। उसके बाद आप देखिए कि सड़कों की स्थिति जो है बिल्कुल खराब है। संदीप जी वहां झारखंड में जो बड़ा मसला है, कहीं आप शहरों में जाएंगे तो फ्लाईओवर का निर्माण नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो राज्य में बेरोजगारी, आज आप देखिए कि नए वोटर के रूप में जो मतदाता जो है जुड़ गए हैं, उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उनको किस तरह रोजगार से जोड़ा जाएगा इसके बारे में भी किसी भी सरकार ने जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो कि लोग भी इन चीजों को समझते हैं और उनको पता है कि अब तक जो कुछ भी काम अगर 14 वर्षों में लोग नाम लेते हैं तो वो सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी की सरकार की नाम लेते हैं। आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में संदीप जी एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ जी, बहुत संक्षेप में आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अगर बिखरा हुआ मैंडेट आता है तो कहां पर आप कंफर्टेबल होंगे? और दूसरी बात ये कि क्या शर्त ये भी रखेंगे कि मरांडी साहब को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए जिस भी दल के साथ आप जाएं? नहीं, हमारे यहाँ जो है मुख्यमंत्री पद की घोषणा ऑलरेडी की जा चुकी है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार जो
अगर आपके पास नंबर नहीं आते हैं तो बाबूलाल मरांडी है। और जहां तक सवाल है जनादेश का, तो जनादेश जो है बाबूलाल मरांडी जी के लिए हम लोग मांग रहे हैं। आज बीजेपी ने गठबंधन किया है, लेकिन वो मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे? उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। तो हम लोगों को जो है ये पूर्ण रूप से भरोसा है कि हम लोगों को जो है जनता का जनादेश यही सवाल हरियाणा में और महाराष्ट्र में भी किया गया था, दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है जी। यही जो आपका जो प्ले है कि मोदी जी सीएम होंगे, ये महाराष्ट्र में हरियाणा में भी ये सवाल किया गया था, लेकिन देखिए वहां की दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है। नहीं, आप महाराष्ट्र में किस तरह की सरकार की बात कर रहे हैं? कहाँ वहां पे बहुमत मिल पाई है? और जहां तक सवाल है झारखंड में, तो झारखंड में जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसका रुझान भी आप लोगों को पता होगा, बीजेपी के बहुत फेवर में आपको नहीं दिखाई देगा। और जहां तक सवाल है बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में लोग जो है अपना विश्वास प्रकट कर। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आपका संदीप जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है इस कार्यक्रम का, अब जरा बातचीत कर लेते हैं सार्क सम्मेलन की। आज तमाम एक तरीके से मीडिएटर की भूमिका वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री के निभाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डिनर में शामिल नहीं हुए हैं। सार्क में क्या कुछ मिला, किस तरीके से इसको देखा जाए, इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ही हम यहां पर जानना चाहेंगे, बलौनी जी, कैसे देख रहे हैं सार्क समिट को और क्या बड़ी कामयाबी आप इसमें देख रहे हैं? बहुत संक्षेप में देखिए, सार्क समिट जो है वो सफल है। हम निश्चित तौर पे हमारा पूरी, अगर आप वार्ता में देखेंगे, सम्मेलन में देखेंगे, तो हम अपर हैंड रहे हैं और हमारा हर वक्त कोई हाथ मिलाना मुद्दा नहीं है। हमने जो पाकिस्तान है उसको कॉर्नर कर दिया है, पूरे विश्व में कॉर्नर कर दिया है, और हमने कह दिया कि देखिए हाथ मिलाने एक औपचारिकता है, आमने सामने पड़ जाएंगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। लेकिन जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जो आप समझौते करने गए थे सार्क में, उस पर समझौते नहीं हो पाए, रेलवे सड़क को लेकर के, इसके अलावा भी तमाम मुद्दे थे। देखिए ये जरूर आगे सार्क में बैठक में होता रहेगा, लेकिन हमने जो जिस तरह का माहौल भारत और पाकिस्तान के बीच में सार्क वाले माहौल में बना, हमने पाकिस्तान को बहुत स्पष्ट संदेश दे रखा है कि भाई हम बातचीत नहीं करेंगे। और इस तरह का मीडिया में जिस तरह का हल्ला हुआ कि हाथ मिला लिया, ये कर लिया, तो मेरे को लगता है कि औपचारिकता है। हमने पाकिस्तान को एक मजबूत, एक ठोस जवाब दे रखा है और हम उससे पीछे हटने वाले नहीं है। एक लेकिन आपसे जनता जरूर पूछेगी कि एक उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया था, ठीक उसी समय में ट्वीट आया था जब हाथ मिला रहे थे। उस समय जम्मू में एक आतंकी वारदात हो रहा था और सेना के जवान शहीद हो रहे थे, उस समय आप हाथ मिला रहे थे। तो ये ट्वीट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, कोई अगर सामने आएगा, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष है, अगर उससे हाथ मिलाना ये कोई बात नहीं है। लेकिन हमने कहा है जब तक सीमा पर इस तरह की गोलाबारी होगी, जैसी हरकतें आज हो रही हैं, जब तक पाकिस्तान अलगाववादियों से बातचीत करेगा, जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को मदद देना बंद नहीं करेगा, जब तक हाफिज सईद जैसे लोगों को मदद हाथ मिलाया था, तो कल नजरें चुरा क्यों रहे थे फिर? नहीं, हमने कोई नजरें नहीं चुराई, हम बिल्कुल छाती खोल के रहते हैं, हम किसी डरते हैं। उपेंद्र जी संक्षेप में 2 दिन के सार्क पे आपकी टिप्पणी। अब देखिए, सार्क अपने पड़ोसियों को लेकर के भारत सरकार की अपनी नीति है बेहतर संबंध बनाने की, लेकिन ये पाकिस्तान का जहां तक मामला है, वो हमेशा से भारत और पाकिस्तान, भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन में रहता है। तो अभी हमें नहीं लगता है कि पाकिस्तान से कुछ बेहतर बातचीत हो सकती है या उसका माहौल है। लेकिन जब आप इकट्ठे होते हैं सार्क सम्मेलन में, तो आपको मिलना ही पड़ेगा, हाथ मिलाना ही पड़ेगा। तो हाथ मिलाने का वास्तव में कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जब तक पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, तब तक सार्क है जो अपनी उपलब्धियों को नहीं पाएगा, प्राप्त नहीं कर पाएगा। उसको पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत भले सबसे अपने रिश्ते अच्छे कर दे, नेपाल से बायलैटरल रिलेशन ठीक कर ले, बांग्लादेश से बायलैटरल रिलेशन ठीक कर दे, श्रीलंका से बायलैटरल रिलेशन ठीक कर ले, भूटान से तो इसका संबंध अच्छा है पहले ही से। लेकिन सार्क एक बॉडी के रूप में जो वाइब्रेंट सार्क तभी बनेगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध अच्छे होंगे। 10 सेकंड में आलोक जी आपकी टिप्पणी सार्क पर। सार्क पे मुकेश जी बताएं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो स्थिति है वहां से निकल के जैसे आप वापस आए हैं, तो एक सुकून भरी बात है और इस्लामाबाद में अगली बार मिलना है आपको। तो ये इस पृष्ठभूमि में दोनों का हाथ मिलना बड़ा जरूरी था, नहीं तो एक वक्त ऐसा लग रहा था जैसे ही पाकिस्तान ने चीन को आगे करके रख करके और कहा था कि उसे परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया, तो लग रहा था सार्क अचानक से झटके में फंस गया है। वो झटके से बाहर निकल आया, ये बड़ी मुकेश केजरीवाल जी, आप
इसे भारत की कितनी बड़ी कामयाबी मानेंगे इस सार्क सम्मेलन में, जिस तरीके से तमाम मुद्दों को भारत ने उठाया और एक तरीके से जो बिग ब्रदर वाली जो भूमिका थी उस भूमिका में दिखाई दिया है भारत, आप कैसे देखेंगे? जी, वही प्रतीकों की राजनीति है, मोदी जी जिसकी राजनीति करते रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी तो उठना लाजमी है कि कल अगर आप उन्हीं प्रतीकों की हमेशा बात होती है, कूटनीति में आप हाथ मिलाते ही हैं अगर राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो, लेकिन कल जब आपके बगल में सिर्फ 2 कुर्सियों के दरमियान की दूरी थी और बैठे थे, तो कल और आज में क्या बदलाव आया है? आखिर वो सवाल तो उठेगा ही कि अभी भी वो स्थितियां जिसमें आप हमेशा कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा। कल आप उनसे उनकी तरफ देखते तक नहीं है, आप वो कोइराला जी की मान मनोबल के बाद ये काम हुआ है। सॉरी, कहा जा रहा है कोइराला जी की जो काफी मान मनोबल हुई है, मध्यस्थता उन्होंने की है, उसके बाद ये चलती रहती हैं। और इसमें जो होस्ट कंट्री है, जो मेजबान की भूमिका में है, उसकी तो कुछ जवाबदेही होती है और ये मुमकिन है। लेकिन भारत के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, क्या अहम चीजें हैं, वो भी हमें देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल बरूनी जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश केजरीवाल जी आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।